हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारा आज का सेशन है बिम्स्टेक के ऊपर। तो आज हम बिम्स्टेक के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसके फुल फॉर्म देखते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके फुल फॉर्म से ही इसके बारे में पता चल रहा है। किस तरह से? पहले कहा गया है बे ऑफ बंगाल, तो मतलब बिम्स्टेक जो है इसके रीजन बे ऑफ बंगाल के जो आसपास के एरिया एडजेसेंट एरियाज़ में होगा। और ये एक इनिशिएटिव है जिसमें एक सेक्टर के साथ डील नहीं किया जा रहा है, मल्टी सेक्टरल यानी कि एक से ज़्यादा सेक्टर्स के साथ डील की जा रही है। और टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, मतलब कोई एक रीजन या एक कंट्रीज में इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो देखते हैं कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो मेंबर कंट्रीज है 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और वो कौन से हैं? और ये जो कंट्रीज़ है स्पेशली बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट और लिटोरल एरियाज़ में है ये सारे कंट्रीज़। तो इनके नाम हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज़ है जो ये बिम्स्टेक इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है। अब हम देखेंगे कि ये कंट्रीज़ तो है, पर ये बिम्स्टेक बना है तो क्या ये एक ही दिन में सारे कंट्रीज़ मिलकर बिम्स्टेक बना दिए? नहीं ना। तो इसके फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। 6 जून 1997। तो अगर हम बिम्स्टेक के फाउंडेशन डे या फाउंडेशन ईयर की बात करेंगे तो वो होगा, ईयर है 1997, फाउंडेशन डे इज़ 6 जून। एक सब रीजनल ग्रुपिंग हुई थी इस डेट में। मिनिस्ट्रियल मीटिंग के दौरान बैंकॉक में जो मीटिंग की गई थी, और इसमें BISTEC इस नाम से एक ग्रुप बना था। और ये BIST क्या है? फुल फॉर्म है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इनके इनिशियल्स के फुल फॉर्म, इन्हीं फुल फॉर्म नहीं है। BIST इनिशियल्स है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड के। एंड EC आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो फर्स्ट नेमिंग क्या था? BIST EC। BIST है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड के इनिशियल्स, एंड EC है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था। तो बात हम बिम्स्टेक की करते हैं। तो फिर 6 जून के बाद 22 दिसंबर उसी साल यानी कि 1997 में म्यांमार इसमें इंक्लूड हुआ। तो एम बीच में आ गया, तो ये क्या बना? BIMSTEC। फरवरी 2004 उस टाइम पे नेपाल और भूटान भी इसके मेंबर बने। तो फिर इनके इनिशियल्स ऐड नहीं हुए। उसी साल यानी कि 2004 31 जुलाई एक जो इस न्यू ग्रुपिंग यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये 7 कंट्रीज मिला के एक जो नया ग्रुप बना, इनका जो फर्स्ट समिट था वहाँ पे ये रीनेम हुआ। रीनेम तो इतना चेंज नहीं हुआ, वो बिम्स्टेक नाम से जाना गया, जिसका फुल फॉर्म बना क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म इसी वजह से हो गया बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1997। तो धीरे धीरे ये 1997 से 2004 तक ये जाके पूरा बिम्स्टेक बना। अब इसमें और भी काम चल रहा है। तो ये जो फाउंडेशन ग्रुपिंग हो गया, इतने सारे मेंबर 7 कंट्रीज़ ऐड हो गए, तो इसके चेयरमैन कौन है? कोई एक कंट्री या एक जगह है? नहीं, इसका जो चेयरमैन होता है वो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका? जो कंट्रीज़ है सबके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू ये बिम्स्टेक का जो चेयरमैनशिप होता है वो चेंज होता है। और इंग्लिश नेम्स ली जाती है, जितने मेंबर स्टेट्स मेंबर कंट्रीज़ है उनके इंग्लिश नेम्स ली जाती है, और उनके इनिशियल्स के थ्रू ये चेंज होता है। और ये हर एक सबमिट मीटिंग में कब चेंज होता है? जो सबमिट मीटिंग होता है इनका, वहाँ पे जो कंट्री उस टाइम पे चेयरमैन है बिम्स्टेक का, वो सबमिट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर वो हैंड ओवर कर देता है जो नेक्स्ट कंट्री आता है उसके इनिशियल से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर जैसे फर्स्ट बांग्लादेश आया, भूटान आया, इसी तरह अगर किसी टाइम पे बांग्लादेश उस टाइम पे सोचा गया कि चेयरमैन है,
और फिर वो नेक्स्ट किसको देगा, भूटान को, क्योंकि बी दोनों ही आते हैं तो उसके बाद बाकी कंट्रीज आते हैं, तो नेक्स्ट वो देगा भूटान को। और उस टाइम अगर बांग्लादेश चेयरमैन है तो बांग्लादेश जो है वो उस समिट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा और उसी मीटिंग में भूटान को वो हैंड ओवर कर देगा चेयरमैनशिप। तो ये होता है इसका चेयरमैनशिप। और इसके बाद सेक्रेटेरिएट आता है। तो सेक्रेटेरिएट जो है वो चेंज होता है नहीं, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो परमानेंट है। और वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सी कंट्री में है, वो ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका में ये सेक्रेटेरिएट परमानेंटली यही है। बिम्स्टेक का अगर सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है तो पूछा जाए तो आंसर है ढाका बांग्लादेश, और ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होता है। और ये कब बना था, ये 2014 के 4 मार्च जो ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट एक मीटिंग में ये डिसीजन ली गई थी कि ढाका बांग्लादेश जो होगा वो बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा। और ये कौन से समिट में ये डिसीजन ली गई थी, वो 3rd बिम्स्टेक समिट में। वो कहाँ पे हुआ था, वो म्यांमार में हुआ था, ठीक है। और मार्च में तो ये डिसीजन ली गई थी, पर इनाग्रेशन मार्च में नहीं हुआ था। इनाग्रेशन हुआ था 13 सितंबर में, और ये इनाग्रेट की थी जो द देन प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, ढाका बांग्लादेश का, शेख हसीना जी ने इसे इनाग्रेट किए थे, और 13 सितंबर 2014 में। तो ये हो गया सेक्रेटेरिएट कहाँ पे था, कहाँ पे है और किन्होंने इनाग्रेट किया, ये सारी चीज़ें। तो 4 मार्च को डिसीजन ली गई थी, और 13 सितंबर 2014 में परमानेंट सेक्रेटेरिएट ये इनाग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा, ठीक है। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ढाका बांग्लादेश के, मतलब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा ये इनाग्रेट की गई थी, और ढाका बांग्लादेश में इसका सेक्रेटेरिएट है, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो बने, पर अब देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एक इतना बड़ा ग्रुपिंग बना, इतने कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुए, सेक्रेटेरिएट, चेयरमैनशिप, इतना सारा कुछ है। तो इसके पर ये बिम्स्टेक जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है मेन अगर देखा जाए तो वो है एक अलायंस फॉर्म करना, एक ग्रुपिंग फॉर्म करना। किस वजह से, किस लिए, ताकि डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये मल्टी सेक्टरल है, ये एक सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है, तो मल्टी सेक्टरल है। तो डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मतलब ये सारे कंट्रीज़ के कॉमन इंटरेस्ट की बात की जा रही है, और किस तरह से उन जगहों के ग्रोथ को इनिशिएट करना, ग्रोथ को एसिलरेट करना, ये इसका काम है। और वो भी म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह बेनिफिशियरी हो या फिर एक रीजन के लिए ये अच्छी बात हो और बाकी कंट्रीज़ में कोई हेल्प ना जाए, तो वो बात नहीं है। एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा और वहाँ पे ग्रोथ होगी। तो ये डिफरेंट, और वो भी डिफरेंट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज़ें और क्या यूज़ की जाएगी, यूटिलाइज़ की जाएगी, नेचुरल जो रीजनल रिसोर्सेज है वहाँ पे, और जियोग्राफिकल एडवांटेजेस है इन चीज़ों को, क्योंकि बे ऑफ बंगाल एरिया में है, तो इस एरिया में जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है और वहाँ के जो रीजनल रिसोर्सेज है उन्हें यूटिलाइज़ करके ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ है इन्वॉल्व होकर ग्रुप बनेगा, जो एक म्यूचुअल डिसीजन पे आएंगे और वहाँ की ग्रोथ की बात की जाएगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है बिम्स्टेक कंट्रीज़ या बिम्स्टेक की। अब सेक्टर्स की हम बात करें कि ये मल्टी सेक्टरल है, तो कौन से सेक्टर में डील करता है बिम्स्टेक, सेक्टर्स कौन से? जब 1997 में ये फॉर्म हुआ था तो जो सेक्टर्स थे वो थे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ये सेक्टर्स थे। अब इसके बाद 2008 में कुछ और सेक्टर्स ऐड हुए, जैसे कि एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे सेक्टर्स ऐड हुए 2008 में। अब इतने सारे सेक्टर्स हैं, इतने सारे कंट्रीज़ हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है एक रीऑर्गेनाइज करना, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये मेंटेन हो, ये देखना ज़रूरी है, वरना सारे कंट्रीज़ और सारे सेक्टर्स ये सारे चीज़ें मिक्सड अप हो जाएंगे। तो इनको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। तो वो कैसे हुआ? कोऑपरेशन वाज ऑर्गेनाइज इन 2021। ये कोऑपरेशन भी है और एक रीऑर्गेनाइज्ड वे में काम की जाएगी। तो ये 2021 में ये रीऑर्गेनाइज्ड होके ये सारे सेक्टर्स, कुछ इनका डिफरेंट कंट्रीज़ के अंडर डिफरेंट सेक्टर्स आएंगे, उनका मेन फोकस उन सेक्टर्स में होगा, पर हाँ म्यूचुअल कोऑपरेशन हर जगह पे होगी, पर एक एक कंट्री के अंडर एक एक सेक्टर आ रहा है
जिनका मेन फोकस उसी सेक्टर में होगा। बाकी सेक्टर्स में भी उनका कोऑपरेशन रहेगा, पर मेन फोकस उस एक सेक्टर में रहेगा। तो इस तरह से ये डिवाइड की गई है और सेक्टर्स के अंदर सब सेक्टर्स भी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इस स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लेना। बांग्लादेश के अंदर आता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट। भूटान के अंदर आता है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया के अंदर आता है सिक्योरिटी। और म्यांमार के अंदर आता है, इंडिया में ये सिक्योरिटी है और इसका सब सेक्टर्स भी है। म्यांमार के अंदर आता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। और नेपाल में आता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। श्रीलंका के अंदर आता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड, हम जो बात कर रहे थे टेक्निकल वाली बात कर रहे थे, तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वो श्रीलंका के अंदर आता है। और थाईलैंड के अंदर आता है कनेक्टिविटी। तो ये सेक्टर्स, कंट्रीज सेक्टर्स एक रीऑर्गेनाइज की गई है 2021 के अप्रैल में एक मीटिंग के द्वारा ये रीऑर्गेनाइज की गई है। तो ये सेक्टर्स है, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ है, सेक्रेटेरिएट क्या है आपको पता है, और इसकी चेयरमैनशिप भी किस तरह से होता है वो भी पता है। तो ये था बेसिक डिटेल्स बिम्स्टेक के बारे में। होप आप लोगों को समझ में आई है। और क्योंकि बिम्स्टेक जो है एक डाइवर्सिटी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इतने सारे कंट्रीज़ एरियाज़ में हैं, तो इसमें रिसोर्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ है, तो उनको क्या करना है, कोऑपरेशन की बात की जा रही है, तो एक म्यूचुअल डिसीजन में आना बहुत ज़रूरी है। और इतने ज़्यादा लोग होंगे तो म्यूचुअल डिसीजन में आना भी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो इसी तरह से जो और इतना डाइवर्सिटी है, तो रिसोर्स को तो हम यूज़ करेंगे, पर उसको भी प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए कि ताकि रिसोर्स वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखना और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखना, और ये देखना कि बेनिफिशियरी हो हर एक कंट्री। ऐसा नहीं कि एक जगह पे हम वहाँ की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है और एक या दो कंट्रीज से बेनिफिशियरी हो रहा है, ये चीज़ें सही नहीं होगा। एक म्यूचुअल बेनिफिट्स की भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रख के और ग्रोथ को और एक्सीलरेट करना, ये मेन बिम्स्टेक का काम है। और जितना ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगे, बिम्स्टेक और इम्प्रूव करेगा। तो ये मेन बात हुई, ये से आप कंक्लूजन कह सकते हो। और होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई हैं बिम्स्टेक के बारे में, और बेसिक्स था। और आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर किसी और आपको कोई क्वेश्चंस हो, कुछ और डिस्कशन हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं। और आज के लिए स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है कि पैनिक्स 21 जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात किए थे, तो वो कहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो कौन से डेट में, कौन से ईयर, कौन से डेट में कंडक्ट हुई थी। तो आप ईयर भी ईयर दोनों ही बता दीजिए। चलिए, ईयर और कहाँ पे, प्लेस, दोनों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपने नहीं देखा है तो पैनिक्स 21 के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है, लास्ट वीडियो